नमस्कार। आज हम जिन स्रोतों पर नज़र डाल रहे हैं वे हमें ले चलते हैं फणीश्वर नाथ रेणु की दुनिया में। उनके एक और काफ़ी अहम उपन्यास जुलूस 1965 के जरिए। जी। ये मैला आंचल और परती परी कथा के बाद आता है और हमें बिहार के मिथिलांचल के एक कस्बे मर्दे और उसके आसपास के गांव में ले जाता है, वो भी आज़ादी के ठीक बाद वाले दौर में। हाँ, और ये दौर मतलब अपने आप में बड़ा दिलचस्प था। एक तरफ आज़ादी का जोश था, नई उम्मीदें थीं, दूसरी तरफ समाज में पुरानी जड़ें जमाए मुद्दे। और रेणु जी की खासियत थी कि आंचलिकता। वो किसी खास इलाके की रूह पकड़ लेते थे, वहाँ की बोली, वहाँ के लोग, उनकी जिंदगी। बिल्कुल। जुलूस इसी आंचलिकता के साथ हमें दिखाता है कि कैसे आज़ादी के बाद गांव और शहर की सोच टकरा रही थी। परंपरा और नए जमाने के बीच एक कश्मकश सी थी। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश ये रहेगी कि इन स्रोतों की मदद से जुलूस के अंदर छिपे गहरे मतलबों को समझें, उन टकरावों को महसूस करें जो रेणु जी ने बुने हैं। ये सिर्फ कहानी नहीं, उस दौर के समाज का एक्सरे जैसा है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, एक्सरे ही एक तरह से। तो चलिए इस दुनिया में उतरते हैं। पहला सवाल तो यही उठता है कि उपन्यास का नाम ही जुलूस क्यों रखा? ये महज एक घटना है या इसका कोई मतलब गहरा प्रतीक है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि स्रोत यही बताते हैं कि ये जुलूस महज सड़क पर चलती हुई एक भीड़ नहीं है। ये उपन्यास का केंद्रीय बिंब है, एक प्रतीक। अच्छा, किस चीज का प्रतीक? ये प्रतीक है बदलाव की इच्छा का, लोगों के एक साथ आने का, अपनी आवाज उठाने का। लेकिन यहाँ एक पेंच है जो स्रोतों से उभरता है। क्या? ये जुलूस सिर्फ एकता नहीं दिखाता, ये उन दरारों को भी उजागर करता है जो समाज में पहले से मौजूद थीं। अलग अलग गुट, पुरानी रंजिशें, लोगों के अपने स्वार्थ। ओह अच्छा। तो जुलूस एक तरफ उम्मीद जगाता है, दूसरी तरफ ये भी दिखाता है कि भाई साथ मिलकर चलना असल में कितना मुश्किल हो सकता है। अच्छा, यानी ये सिर्फ सकारात्मक बदलाव का प्रतीक नहीं है, बल्कि उस बदलाव की जो जटिलताएं हैं उनका भी आईना है। ये तो काफी गहरा है। हाँ। तो स्रोत इस जुलूस के असर के बारे में क्या बताते हैं? क्या ये वाकई कुछ बदल पाता है जमीन पर? देखिए, स्रोत बताते हैं कि जुलूस एक चिंगारी जरूर पैदा करता है। लोगों में थोड़ी जागरूकता आती है, खासकर सामाजिक अन्याय और राजनीतिक मुद्दों को लेकर। लेकिन ये कोई जादुई छड़ी नहीं है कि घुमाई और सब ठीक हो गया। जो गहरी समस्याएं हैं, जैसे जातिवाद, गरीबी, जमींदारों का दबदबा, वो रातों रात खत्म नहीं होती। सही बात है। जुलूस लोगों को सोचने पर मजबूर करता है, कुछ हद तक एकजुट भी करता है शायद, लेकिन स्थापित ताकतों से उसका सीधा टकराव भी होता है, और वो ताकतें आसानी से अपनी पकड़ छोड़ने को तैयार नहीं होती। समझ गई। अब बात करते हैं उस टकराव की जिसका आपने शुरू में जिक्र किया था, गांव बनाम शहर। उपन्यास का केंद्र मर्दा कस्बा है जो इन दोनों दुनियाओं के बीच की सी जगह है। स्रोत इस टकराव को कैसे दिखाते हैं? हाँ, मर्दा को स्रोत एक प्रयोगशाला की तरह चित्रित करते हैं, आप कह सकते हैं। प्रयोगशाला कैसे? ऐसे कि यहाँ शहर से पढ़ाई लिखाई, नई राजनीतिक सोच, आधुनिक रहन सहन के तौर तरीके, ये सब आ रहे हैं, और ये सीधे टकराते हैं गांव की सदियों पुरानी परंपराओं, रूढ़ियों और जीने के ढंग से। स्रोत बताते हैं कि ये टकराव सिर्फ विचारों का नहीं रहता, बल्कि लोगों की जिंदगी का, उनके रोजमर्रा का हिस्सा बन जाता है। जैसे रामनाथ का बात रहे ना। हाँ, रामनाथ, उसका जिक्र कई स्रोतों में है। हाँ, तो वो पढ़ा लिखा है, शहर देख के आया है, बदलाव चाहता है, लेकिन गांव के सामाजिक दबावों और पारिवारिक उम्मीदों के बीच जैसे फंसा हुआ महसूस करता है। हाँ, उसकी दुविधा उस पूरी पीढ़ी की दुविधा लगती है जो आज़ादी के बाद नए भारत का सपना तो देख ही थी, पर पुराने ढांचे से भी कहीं ना कहीं बंधी हुई थी। बिल्कुल। क्या स्रोत ये बताते हैं कि इस टकराव का नतीजा क्या होता है आखिर में? क्या शहर जीतता है या गांव या कुछ और? नहीं, स्रोत दिखाते हैं कि ये कोई सीधी जीत हार का मामला नहीं है। ये एक धीमी प्रक्रिया है जिसमें दोनों एक दूसरे को बदल रहे हैं। शहर के असर से गांव में शिक्षा का महत्व बढ़ता है, लोग अपने अधिकारों के प्रति थोड़े शायद सजग होते हैं। अच्छा। और दूसरी तरफ शहरी पात्र भी गांव की सच्चाइयों से, वहां की मुश्किलों से और वहां के जीवन के अलग रंग ढंग से रूबरू होते हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, हाँ, तो स्रोत इशारा करते हैं कि स्वतंत्रता के बाद का आधुनिकीकरण कोई ऊपर से थोपा गया बदलाव नहीं था, बल्कि ये जमीनी स्तर पर लोगों की जिंदगियों में रोजमर्रा के संघर्षों और समझौतों के जरिए शक्ल ले रहा था। ये दिलचस्प नजरिया है। और इसी से जुड़ा दूसरा बड़ा टकराव है परंपरा बनाम आधुनिकता।
एक तरफ मास्टर साहब जैसे पात्र हैं जो शिक्षा से बदलाव लाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अंधविश्वास और पुरानी सोच से लड़ना पड़ता है। जी। और फिर कमलिया है, जो शायद इस संघर्ष का सबसे सशक्त चेहरा है। स्रोत कमलिया के बारे में क्या खास बताते हैं? कमलिया का किरदार वाकई काफी दिलचस्प है। स्रोत उसे सिर्फ एक विद्रोही युवती की तरह नहीं दिखाते, बल्कि उसे उस बदलाव की पीड़ा और संभावना दोनों के प्रतीक के तौर पर पेश करते हैं। अच्छा, कैसे? वो गांव की उन रूढ़ियों को चुनौती देती हैं जो खासकर महिलाओं को बांधती हैं, जैसे पर्दा प्रथा, अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी ना होना। स्रोत बताते हैं कि उसका संघर्ष सिर्फ बाहरी ताकतों से नहीं है, वो अंदरूनी भी है। वो अपनी पहचान खोज रही है। एक ऐसी पहचान जो ना पूरी तरह पारंपरिक हो, ना ही गांव से पूरी तरह कटी हुई। यानी वो एक तरह का संतुलन तलाश रही है। हाँ, कह सकते हैं। वो खुलकर शायद उसका साथ न दे पाएं, समाज का डर होता है, लेकिन उसके सवाल उन्हें भी सोचने पर मजबूर करते हैं। उसका संघर्ष दिखाता है कि आधुनिकता सिर्फ पुरुषों या पढ़े लिखों तक ही सीमित नहीं थी। वो गांव की चौखट के अंदर महिलाओं की जिंदगी में भी दस्तक दे रही थी। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि क्या आधुनिक होने का मतलब अपनी जड़ों से, अपनी संस्कृति से कट जाना है? कमलिया का किरदार इसी सवाल से जूझता हुआ दिखाया गया है। और मास्टर साहब, उनका क्या? परंपरा से उनका टकराव किस तरह का है? मास्टर साहब का रास्ता अलग है। वो शिक्षा और तर्क के जरिए बदलाव लाना चाहते हैं। स्रोत दिखाते हैं कि उनका सामना सिर्फ अज्ञानता से नहीं है, बल्कि निहित स्वार्थों से भी होता है। मतलब ये तो वे सामाजिक और वैचारिक टकराव, लेकिन स्रोत राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर क्या कहते हैं? अपने जातिगत भेदभाव, जमींदारी शोषण का भी जिक्र किया था। बिल्कुल। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि जुलूस आजादी के बाद के मोहभंग को भी कहीं ना कहीं दर्शाता है। हाँ। आजादी तो मिल गई, लेकिन गांव के स्तर पर सामाजिक और आर्थिक ढांचा ज्यादा नहीं बदला था। जातिगत ऊंच नीच अब भी गहरी थी। जमींदार अब भी छोटे किसानों और मजदूरों का शोषण कर रहे थे। स्रोत बताते हैं कि जुलूस जैसी घटनाएं इसी शोषण के खिलाफ एक आवाज बनने की कोशिश करती हैं, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था अक्सर पुरानी ताकतों के साथ खड़ी नजर आती है। या फिर नई राजनीतिक ताकतें भी सत्ता के खेल में उलझ जाती होंगी। हाँ, बिल्कुल, वो भी होता है। सत्ता का अपना चरित्र होता है। उपन्यास सिर्फ समस्याएं नहीं दिखाता, बल्कि उनके पीछे की राजनीति और सत्ता संरचनाओं पर भी एक तरह से टिप्पणी करता है। सही। हरखू जैसे आम किसान के पात्र के जरिए शायद ये शोषण और ज्यादा उभर कर आता होगा। हाँ, हरखू जैसे पात्र आम आदमी की आवाज बनते हैं। स्रोत उन्हें ऐसे किरदारों के रूप में चित्रित करते हैं जो चुपचाप सब सहते आए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे उनमें भी बदलाव की एक सुगबुगाहट सी है। वो जुलूस में शामिल होते हैं, उम्मीद पालते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी की मुश्किलें जस की तस बनी रहती हैं। उनका होना कहानी को जमीन से जुड़े रखता है। ये याद दिलाता है कि बड़े बड़े बदलावों की बातों के बीच आम इंसान की रोजमर्रा की लड़ाई जारी रहती है। सही है। ये सारे पात्र मिलकर ही उस दौर के समाज की एक जटिल तस्वीर बनाते हैं। उम्मीदें, निराशाएं, संघर्ष, सब कुछ। बिल्कुल। और इन सब बातों को कहने का रेणु जी का अंदाज, उनकी आंचलिकता और भाषा शैली के बारे में स्रोत क्या कहते हैं? यहाँ ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि यही चीज उन्हें इतना खास बनाती है। हाँ, स्रोत इस बात पर करीब करीब एकमत हैं कि रेणु की सबसे बड़ी ताकत उनकी भाषा और उनका अपने अंचल, मतलब मिथिलांचल से गहरा जुड़ाव है। वो मिथिलांचल को सिर्फ एक पृष्ठभूमि की तरह इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उसे कहानी का एक जीता जागता किरदार बना देते हैं। वहां की बोली, मैथिली के शब्द, मुहावरे उनके लेखन में इस तरह घुल-मिल जाते हैं कि पाठक को लगता है वो खुद मर्दहा की गलियों में घूम रहा है। वाह! स्रोत बताते हैं कि उनके वर्णन बहुत सजीव होते हैं, चाहे वो मेले का दृश्य हो, बाजार का शोर हो, या फिर जुलूस का वो पूरा माहौल। और लोकगीतों का इस्तेमाल तो कहानी में एक अलग ही रंग भर देता है। यानी भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि माहौल बनाने और संस्कृति को दर्शाने का एक तरीका भी है। बिल्कुल। क्या स्रोत उनकी भाषा को सरल या काव्यात्मक भी बताते हैं? हाँ, दोनों बातें कही गई हैं। सरल इसलिए कि वो आम बोलचाल के बहुत करीब है, कोई भारी भरकम साहित्यिक भाषा नहीं। और काव्यात्मक इसलिए कि उसमें एक लय है, एक प्रवाह है जो लोक जीवन की सहजता से आता है। अच्छा। स्रोत इस बात पर भी जोर देते हैं कि उनकी भाषा पात्रों के हिसाब से बदलती है। पढ़े लिखे पात्र की भाषा अलग है, अनपढ़ किसान की अलग। ये उनके यथार्थवादी चित्रण को और पुख्ता करता है। वो पाठकों को सीधे उस अंचल के दिल में ले जाते हैं। अब अगर हम जुलूस की तुलना रेणु के ही दूसरे बड़े उपन्यासों मैला आंचल और पढ़ती परिकथा से करें, तो स्रोत क्या समानताएं और अंतर बताते हैं? तीनों मिथिलांचल पर आधारित है, ये तो साफ है। हाँ, ये तो है। तीनों उपन्यासों का कैनवस मिथिलांचल है और तीनों ही
आजादी के बाद के ग्रामीण समाज के यथार्थ को पकड़ते हैं। रेणु की वो खास आंचलिक शैली, उनकी भाषा, पात्रों का यथार्थवादी चित्रण, ये सब तीनों में समान रूप से मौजूद है। स्रोत बताते हैं कि तीनों ही उपन्यास सामाजिक और राजनीतिक बदलावों के उस दौर को दिखाते हैं। और अंतर क्या है? क्या फोकस अलग है तीनों का? बिल्कुल, फोकस में अंतर है। स्रोत बताते हैं कि मैला आंचल का फोकस ज्यादातर गांव के अंदरूनी सामाजिक ताने बाने पर है, खासकर जातिगत संघर्ष और राजनीतिक दांव पेच पर। वो एक गांव मेरीगंज की कहानी ज्यादा गहराई से कहता है। ठीक है। और पड़ती परिकथा, उसका नाम ही पड़ती यानी बंजर जमीन से जुड़ा है। सही पकड़ा आपने। स्रोत बताते हैं कि पड़ती परिकथा का मुख्य विषय आर्थिक और सामाजिक प्रगति से जुड़ा है। कैसे बंजर जमीन को उपजाऊ बनाया जाए, सहकारी आंदोलन कैसे गांव की तस्वीर बदल सकते हैं। उसमें उम्मीद का स्वर शायद थोड़ा ज्यादा प्रबल है, ऐसा लगता है। अच्छा, तो फिर जुलूस इन दोनों से कैसे अलग हुआ? जुलूस का खास फोकस, जैसा हमने पहले भी बात की, गांव और शहर के बीच के टकराव और परंपरा बनाम आधुनिकता की कश्मकश पर ज्यादा है। हाँ। स्रोत इसे ज्यादा गतिशील मानते हैं क्योंकि इसमें जुलूस जैसी एक केंद्रीय घटना है जो कहानी को आगे बढ़ाती है और अलग अलग पात्रों को एक मंच पर लाती है। इसमें सामाजिक आंदोलनों और उनके असर पर ज्यादा जोर है। तो एक तरह से हाँ, कहा जा सकता है कि जहां मैला आंचल समाज की जड़ता और संघर्ष दिखाता है, पड़ती परिकथा विकास की संभावना टटोलता है, वहीं जुलूस बदलाव की प्रक्रिया और उसके दौरान होने वाले टकरावों, उनकी जटिलताओं को केंद्र में रखता है। ये तुलना काफी उपयोगी है। तो जुलूस को हम रेणु की आंचलिक उपन्यास यात्रा में एक अहम पड़ाव मान सकते हैं, जो स्वतंत्रता के बाद के भारत की एक खास तस्वीर पेश करता है, जहां बदलाव की इच्छा तो है पर रास्ता आसान नहीं है। निश्चित रूप से यह उपन्यास उस दौर के ग्रामीण भारत की उम्मीदों, आशंकाओं और जटिलताओं को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि इतिहास सिर्फ बड़े शहरों या बड़े नेताओं से नहीं बनता, बल्कि मर्दा जैसे छोटे कस्बों और वहां रहने वाले आम लोगों के रोजमर्रा के संघर्षों से भी बनता है। उपन्यास के अंत की बात करें तो क्या सब कुछ ठीक हो जाता है? क्या एक सुखद अंत होता है? स्रोत क्या कहते हैं? नहीं, अंत यथार्थवादी है, कोई परिकथा वाला अंत नहीं है। स्रोत बताते हैं कि उपन्यास किसी आसान समाधान पर नहीं पहुंचता। अच्छा। जुलूस और अन्य कोशिशों से कुछ जागरूकता जरूर आती है। रामनाथ और कमलिया जैसे पात्र अपनी लड़ाइयों में कुछ हद तक सफल भी होते हैं, अपनी जगह बनाते हैं। लेकिन जो गहरी सामाजिक आर्थिक समस्याएं हैं, जातिवाद, गरीबी, शोषण, वो बनी रहती हैं। उपन्यास एक तरह से अधूरे बदलाव की तस्वीर पेश करता है। यानी ये उम्मीद तो जगाता है, पर यह भी एहसास कराता है कि लड़ाई अभी लंबी है। बिल्कुल। उपन्यास का संदेश शायद यही है कि सामाजिक बदलाव एक सतत प्रक्रिया है। यह कोई एक घटना या एक जुलूस से हासिल होने वाली चीज नहीं है। इसके लिए लगातार कोशिश, सामूहिक इच्छाशक्ति और हाँ, धैर्य की जरूरत होती है। स्रोत इसे एक विचारोत्तेजक अंत मानते हैं, जो पाठक को सोचने पर मजबूर करता है कि आगे क्या होगा या क्या होना चाहिए। तो इस सब का क्या मतलब है? आज हमने स्रोतों के जरिए जुलूस की दुनिया में झांका और पाया कि ये सिर्फ मिथिलांचल के कस्बे की कहानी नहीं है, बल्कि ये आजादी के बाद बन रहे नए भारत के सामने खड़े सवालों का एक तरह का दस्तावेज है। हाँ। ये गांव शहर के बीच की खाई, परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन साधने की जद्दोजहद और सामाजिक बदलाव लाने के लिए किए जाने वाले संघर्षों, उनकी ताकत और उनकी सीमाओं को दिखाता है। हाँ, और रेणु जी की खूबी यह है कि वो इन बड़े सवालों को रामनाथ, कमलिया, मास्टर साहब, हरखू जैसे किरदारों की जिंदगी के जरिए हमारे सामने रखते हैं, जिससे ये मुद्दे किताबी नहीं लगते, बल्कि जीते जागते महसूस होने वाले लगते हैं। बिल्कुल। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं जो इन स्रोतों को पढ़ते हुए मेरे मन में आया। जुलूस में उठाए गए मुद्दे, गांव शहर का बंटवारा, सामाजिक असमानता, विकास का मॉडल क्या हो, परंपरा और आधुनिकता का संतुलन कैसे बने, क्या ये आज भी हमारे समाज के लिए उतने ही प्रासंगिक नहीं है? सोचने वाली बात है। शायद रूप बदल गया हो, मुद्दे थोड़े अलग हो गए हों, लेकिन क्या वो बुनियादी कश्मकश आज भी जारी नहीं है? आज के भारत में जुलूस किसका प्रतीक हो सकता है और उसके सामने खड़ी चुनौतियां क्या हो सकती हैं? ये एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है।